हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेप। रेप का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसको हिंदी में बलात्कार कहते हैं। बलात्कार शब्द है क्या, क्यों होता है, इससे बचा कैसे जाए, बचने के उपाय क्या क्या हैं, आखिर बलात्कार करने की भावना किसी भी मनुष्य के अंदर आती क्यों है। आज इन सभी महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे और इन सभी आवश्यक ज्ञान से रूबरू भी करवाएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं रेप क्या है। किसी भी महिला की इच्छा के विरुद्ध यदि आप उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो वह बलात्कार कहा जाता है, वह रेप कहा जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा शख्स हो और उसकी मर्जी के बगैर, उसकी इच्छा के बगैर अगर हम शारीरिक रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं या करते हैं, तो वह बलात्कार की ही कैटेगरी में आता है। अगर उसी कार्य को एक से ज़्यादा लोग अंजाम देते हैं, तो वह एक सामूहिक बलात्कार कहा जाता है। आमतौर पर किसी महिला की कमजोरी का फायदा पुरुष उठाते हैं। लोगों के मन में ये भावनाएं आ चुकी हैं, ये विचार अपना स्थान जमा चुका है कि पुरुष महिला से सशक्त है, पुरुष अपने आप को महिला से ज़्यादा सामर्थ्यवान समझता है। वो ये जानता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी लड़की, कोई भी औरत वो मेरे अंडर में है, जबकि ऐसा नहीं है। बलात्कार में यौन ज़रूरतों की भूमिका हो सकती है, मगर अगर यह देखा जाए तो सिर्फ सेक्सुअलिटी या यौनिकता से ही संबंधित नहीं है। इसका अधिकार या संबंध अधिकार या काबू करने की ताकत से है। जैसे अब कोई सुंदर लड़की दिखती है या कोई सुंदर औरत दिखती है, तो ये पुरुष के अंदर, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो जवान हो गया हो या युवा हो गया हो, उसके अंदर ये भावना आ जाती है, अरे अब ये हमको तो मिलना ही चाहिए। ज़रूरत ये नहीं है, आवश्यकता, यानी कि अगर देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर दिखने वाली जो भी चीज़ें हमको सुंदर दिख रही हैं वो मेरी ही हैं, या हर आकर्षक वस्तु हमें मिल ही जाएगी, ये ज़रूरी बात नहीं है। तो रेप से कैसे बचा जाए, रेप होने के कारण क्या हैं, आइए अब हम आपको बताएंगे कि रेप होने के कारण कौन कौन से हैं। रेप के कारणों में से सबसे पहला कारण है फैलता नशा, स्मोकिंग। यानी नशा आदमी की सोच जो है उसको पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, विकृत कर देता है। नशे से आदमी स्वयं पर काबू नहीं कर सकता है, खुद ही नहीं नियंत्रण में रहता है, तो वह दूसरों को कैसे नियंत्रण में रखेगा। और जब कोई व्यक्ति नशा कर लेता है तो उसे गलत दिशा में जाने की, बहकने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। और इसी दौरान जब ये देखता है कि कोई सुंदर स्त्री सामने से जा रही है, या कोई सुंदर स्त्री दिख गई, या कोई लड़की अच्छी सी दिख गई, तो वह उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और उसको पाने के लिए उसको चाहे जो भी कोशिश करनी पड़े, चाहे जो भी कार्य करना पड़े, वह करता है। और जब वो उसके पास जाता है, ज़बरदस्ती उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है और वो बार बार मना करती है फिर भी, तो ये जो ज़बरदस्ती बार बार संबंध बनाने की कोशिश हो रही है, यही है रेप। क्योंकि उसमें तो उसकी इच्छा है नहीं कि आप आओ मेरे साथ ऐसा ऐसा काम करो, या मैं एग्री हूँ आओ इस काम के लिए, तो तुम्हारी जो भावना उसके तरफ गई वो किसके चलते गई,
नशे के ही तो चलते गई। तो नशा आदमी की सोच को, मानसिकता को, विचार को, भावना को पूरी तरीके से विकृत कर देता है, उसको गलत दिशा की ओर मोड़ देता है। आदमी का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है कि सही क्या है, गलत क्या है, किसके साथ हमें क्या करना चाहिए, कहाँ हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, ये आदमी को ख्याल नहीं रह जाता है। तो सबसे पहला कारण बलात्कार में नशा है। अब जैसे नशे में ये भी देखा गया है कि जैसे अल्कोहल हम ड्रिंक कर लेते हैं, तो अल्कोहल जो होता है सिर्फ लड़के ही नहीं ड्रिंक करते, इसको लड़कियां भी ड्रिंक करती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों का भी हाथ रहता है। अब जैसे अगर नशा किया गया और नशे करने के बाद ये काम होना है और हम जानते हैं कि हाँ नशे के बाद मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो हम वो काम करें ही क्यों जिससे हमसे कुछ गलत हो जाए। एक रिपोर्ट में आया था कि 85% यानी कि 85% जो रेप के मामले होते हैं उसमें नशा ही प्रमुख कारण रहता है। हमारे देश में नशा ऐसे बिक रहा है जैसे मंदिरों में प्रसाद बढ़ता है। आपको हर एक किलोमीटर पर अगर देखा जाए, चाहे वो सिटी हो, गांव हो, कस्बा हो, आपको शराब की दुकान जरूर मिलेगी, वहाँ बेवड़ियों का अड्डा ज़रूर मिलेगा, शाम के समय गांजा की दुकान मिलेगी, भांग की दुकान मिलेगी। तो ये सब क्या है? आखिर ये सब नशा के ही तो सोर्स हैं। तो इन सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए। और शाम के समय अगर देख लो ठेके पर शराब के, तो वहाँ लोग इतना ज़्यादा इकट्ठा रहते हैं। और शराब के ठेके का नाम क्या रखा है? मधुशाला। यानी मधु मतलब अमृत, जहाँ अमृत बढ़ता हो वो अड्डा है, ये मधुशाला उसका नाम रख दिया है। तो फैलता नशा बलात्कार में प्रमुख अपनी भूमिका आज निभा रहा है। तो इससे लोगों को शिक्षित करना है कि भैया नशा मत करो, नशा करने से खुद की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। गलत कदम उठाओगे, गलत फैसले लोगे, उसका परिणाम कौन भोगेगा, कौन भुगतेगा? तो ये सब समझने की, जानने की ज़रूरत है। और दूसरा जो कारण आता है वह है पुरुषों की मानसिक दुर्बलता। जो पुरुष हैं, पुरुष वर्ग जो हमारा है, इनकी सोचने समझने की जो क्षमता है ना, वो संकीर्ण की जगह विकृत होती जा रही है। यानी कि जो विस्तार होना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार मन में होने चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, वो आज क्या है? वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती चली जा रही हैं। पुरुष क्या करते हैं? कोई सुंदर स्त्री जा रही है या कोई सुंदर लड़की जा रही है, तो जब 4-6 लोग आपस में बैठे रहेंगे तो आपस में क्या चर्चा करेंगे? अरे देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही है। और जबकि वही स्त्री खुद के घर में है लेकिन उसके ऊपर वैसी निगाहें नहीं करता है, और दूसरे की बहन बेटी जा रही है उसके ऊपर ऐसी निगाहें किया बैठा है। गलत गलत चुटकुल्ले शायरी छोड़ते हैं उसके ऊपर कि इसकी कमर देखो कैसी है, इसकी चाल देखो कैसी है। ये सब क्या है आखिर? कैसे विकृत मानसिकता लोगों ने अपने मन में बना रखी है। उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, घटिया फोटो को देख करके उस पर कमेंट करेंगे। तो ये सब क्या दर्शाता है? पुरुषों की गिरी हुई मानसिकता ही तो दर्शाती है। आज तो ऐसी जो लोग फ्री रहते हैं, इस समय तो सोशल मीडिया है और टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो चुकी है कि मोबाइल भी आजकल सबके हाथ में एंड्रॉयड सेट है। तो जब फालतू समय रहेगा, खाली समय रहेगा, तो पोर्न वीडियो ही देख लेंगे। तो जब पोर्न वीडियो देखोगे फालतू में बैठ करके, और उसको देखने पर तुम्हारा मन बहकेगा ज़रूर। और जब बहकेगा ज़रूर, जब देखोगे लड़कियों को, स्त्रियों को, तो उनके प्रति बुरी भावना आएगी ज़रूर। और जब बुरी भावना आएगी तो अपनी कामुकता को, अपने जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसको व्यक्त करने के लिए, निकालने के लिए काम वासना को कुछ ना कुछ करोगे ज़रूर।
और वही जबरदस्ती, वही बिना इच्छा के द्वारा किया हुआ काम बलात्कार कहलाने लगता है। जबकि ईश्वर ने, पूरी सृष्टि का रचयिता ईश्वर है, ईश्वर ने नर और नारी, नर मतलब पुरुष और नारी मतलब महिला, दोनों की जो शारीरिक संरचना है वह इसी हिसाब से बनाई है कि सृष्टि का विस्तार हो सके, सृष्टि चल सके। सृष्टि के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान अधिकार है, समान हाथ है और समान ही दोनों का क्रियान्वयन है। लेकिन आज की जो परिवेश बन चुका है, इसमें अनैतिकता, बेशर्मीपूर्ण आचरण ने पुरुष के मानस में स्त्री को मात्र एक भोग्या ही समझ लिया है, यानी कि संतुष्टि का साधन समझ लिया है स्त्री को, कि ये कोई वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को जब मैं चाहूँगा, जब मुझे जो चाहिए पूरी करती रहेगी। स्त्री कोई एक वस्तु नहीं है, स्त्री कोई एक साधन नहीं है कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती रहे। स्त्री के विषय में वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो नारियों की पूजा का मतलब यहाँ ये मत समझ लेना कि मैं आरती, धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाने की बात कर रहा हूँ या उतारने की बात कह रहा हूँ। पूजने का मतलब ये है कि नारियों का भी सम्मान किया जाए, उनकी भी भावनाओं का, विचारों का जो है उसको आदर दिया जाए, उनकी भी बातें सुनी जाएं, उनको भी समानता का अधिकार दिया जाए, रेस्पेक्ट दिया जाए। स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं हैं, स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकती हैं। तो जो ये पुरुषों के मन में एक गलत विचार है, गलत धारणा है कि ये सिर्फ हमारी इच्छा पूर्ति का साधन है, इनसे हम अपनी काम वासना की तृप्ति कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुरी मानसिकता, बुरी सोच को अपने मन से निकालना है। तीसरा टॉपिक है, जो रेप है उसके बढ़ने में जो तीसरा टॉपिक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो है महिलाओं का कमज़ोर आत्मविश्वास। यानी कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, चाहे महिला कहो, लड़की कहो, स्त्री कहो, बात एक ही है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को वीक समझती हैं, कमज़ोर समझती हैं कि हम पुरुषों से कमज़ोर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अरे स्त्रियों में ही तो गार्गी थी, स्त्रियों में ही तो मैत्रेयी थी जो पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ किया करती थी। स्त्रियों में ही तो अपाला का नाम आता है। ज़्यादा दूर मत जाओ, आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो इतिहास में ये भी पढ़ा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई कैसे अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हुए कैसी वीरांगना थी हो कि घुटने नहीं टेके और उनसे मुकाबला करती रहीं। तो स्त्रियां कहाँ नहीं हैं? आज स्त्रियों को ही अगर हम देखें वर्तमान में तो किस क्षेत्र में पीछे हैं? आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े जो मिनिस्ट्री हैं उनके देखिए कि मिनिस्टर भी हैं स्त्रियां। निर्मला सीतारमण जी को ही देख लीजिए, इसके पहले वो रक्षा मंत्री थीं और आज वो वित्त मंत्री हैं। सुषमा स्वराज जी जो जिनका देहावसान हो गया वो भी विदेश मंत्री रह चुकी। तो स्त्रियां किस सेक्टर में पुरुषों से पीछे हैं? कहीं नहीं हैं। यही उनको समझना है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम पुरुषों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। महिलाओं का अगर आत्मविश्वास प्रबल हो, मजबूत हो, तो कोई भी पुरुष उनसे टक्कर नहीं ले सकता है। कोई भी पुरुष उनकी तरफ बुरी नज़र उठा के नहीं देख सकता है। महिलाओं को शारीरिक रूप से सबल बनना चाहिए और वो मन से भी खुद मजबूत हों। जैसा कि कहा जाता है, मैं तो अक्सर बोलता रहता हूं कि शारीरिक प्रबलता हो या ना हो, लेकिन मानसिक प्रबलता जरूर होनी चाहिए।
कोई शरीर से मजबूत हो या ना हो, लेकिन मन से मजबूत होना चाहिए। क्योंकि तुम लाख शरीर से मजबूत रहो, लेकिन अगर मानसिक मजबूती नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो इसलिए अपने आप को किसी से कमजोर मत समझो, खुद से मजबूत करो। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, बच्चियों को बचपन से ही आत्मनिर्भर होने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, मजबूत होने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। लेकिन हमारे जो समाज की परंपराएं हैं, हमारा जो समाज है, ये बच्चियों को घर से नहीं निकलने देना चाहता। ये लड़कियों को डरपोक बना करके रखता है। बचपन से ही उनके मन में ये विचार घोल दिए जाते हैं, अरे तुम तो लड़की हो, तुम तो पराई धन हो, तुम्हें दूसरे के घर चले जाना है। क्यों पराई धन है हो? सबको बहू चाहिए, सबको अपनी पत्नी चाहिए, सबको घर में काम काज करने के लिए औरत चाहिए। अरे जब बेटी ही नहीं रहेगी तो तुम्हारी पत्नी और बहू कहाँ से बन के आएगी बताइए। तो अगर पत्नी और बहू चाहिए तो बेटी का सम्मान करो, बेटियों को बेटों से कमज़ोर मत बनाओ। उनके मन में जो बचपन से विचार घोल दिया जाता है कि तुमको बाहर नहीं निकलना है, लड़कों से तुमको पीछे हट के रहना है, ये सब भावना नहीं पालने देनी है। हमें क्या करना है? हमें अपने बहनों को, अपनी बेटियों को निडर बनाना है, निर्भीक बनाना है। महिलाओं को अपने साथ अपनी सुरक्षा के साधन रखने के लिए हमें उन्हें जागरूक करना है कि कोई भी लड़का हो, कोई भी पुरुष हो, अगर वो आपके साथ बदतमीजी करता है, गलत जगह टच करता है, कुछ अश्लील बातें करता है, आप उसके विरुद्ध आवाज़ उठाओ। लेकिन क्या है, किसी भी लड़की के साथ कोई गलत काम होता है, वो आकर के यदि अपने पेरेंट्स से बोलती है कि उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया या मेरे को ऐसे ऐसा बोला, तो पेरेंट्स ही सबसे पहले उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स की मानसिकता बन चुकी है कि यदि हम अपनी बेटी की आवाज़ उठाएंगे तो समाज में हमारा सर जो है, हमारा मस्तक जो है, वो जो गर्व से ऊंचा है ना, वो नीचा हो जाएगा। तो अपने मान सम्मान के लिए हम बेटी की आज इज्जत, बेटी की प्रतिष्ठा दांव पर लगा ले रहे हैं। मेरा उन माताओं पिताओं से आग्रह है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी पत्नियों को आप निर्भीक बनाइए, निडर बनाइए और पुरुषों से सामना करने के लिए एक उत्साह, एक प्रेरणा उनके अंदर जागृत करिए। लड़के लड़की एक समान, करो न लड़की का अपमान। आज लड़कियां किस क्षेत्र में मनुष्यों से पीछे हैं? अगर उनको सही दिशा दे दिया जाए, सही ज्ञान दे दिया जाए तो हमें उनके अंदर आत्मविश्वास भरना है। वो अपने आप को भीतर से डर हुई ना महसूस करें। तीसरा जो कारण है वो है एकांत में मवालियों का अड्डा। मवालियों मतलब अरे जो लुच्चे लफंगे होते हैं, जिसको गांव में लोग कहते हैं, जो बिगड़ैल संतान होते हैं, अपनी माँ बाप की बिगड़ी हुई संतान जिसको कहते हैं, जिनकी कोई कहीं भी वैल्यू नहीं होती है। गांव और शहर में सुनसान खंडहरों की बरसों तक जहां कोई किसी की सुध नहीं लेता है, यह जगह जो होती है वो आवारा और अपराधी किस्म के लोगों के समय गुजारने का स्थान बन जाता है। फार्म हाउस में जहां बिगड़ैल अमीर ज़्यादा इस तरह के काम को अंजाम देते हैं, जैसे जो बड़े बड़े घर के लड़के होते हैं, वो सेक्स रैकेट का जो धंधा चलता है, वहाँ पैसे दे करके जा करके ये काम करते हैं। और जब उनको ज़रूरत होती है, कोई सुंदर लड़की दिखी, कोई सुंदर औरत दिखी, तो वही वो अपनी हवस का शिकार उसको बनाना चाहते हैं। और जब वो नहीं रेडी होती, नहीं, कोई लड़की कैसे रेडी हो जाएगी? उसकी भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। क्या वो तुम्हारी हवस का शिकार बनने के लिए धरती पर जन्म पाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी मानसिकता को थप्पड़ मारना है, ऐसी मानसिकता को नष्ट कर देना है। तो ये जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े नेता, उद्योगपति के बेटे होते हैं, अफसर के बेटे होते हैं, ये सब पुलिस और प्रशासन को अपने कब्जे में कर लेते हैं।
और स्त्री के लिए बुरी तरीके से अपनी नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और बलात्कार को अंजाम देते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन किया जाए तो ऐसे एक सर्वे में सामने आया है कि बलात्कार के 60% यानी 60% मामले जो होते हैं ऐसे ही हैं जो एकांत में मवालियों के अड्डे बने हुए हैं। तो ऐसी जो जगह रहे वहाँ जाने से बचना चाहिए। इस प्रकार के लोगों से खुद को बचाना है। अगला जो कारण है वह है कि लाचार कानून व्यवस्था। अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ऐसा ही मेरे तो फंडा ही नहीं समझ में आता है कि इतना ज़्यादा लेंदी कोई भी केस क्यों चलती है। हमारे देश का जो कानून है ये सब जानते हैं कि अगर कानून सख्त हो तो शायद, मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ, शायद की बात कर रहा हूँ, कि शायद कुछ न कुछ संख्या इसकी कम हो जाए। कमज़ोर कानून है इसीलिए इंसाफ मिलने में काफ़ी देर लगता है और घटनाएं बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। तो कमज़ोर कानून व्यवस्था के चलते भी बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती हैं या बढ़ रही हैं। अगर देखा जाए तो प्रशासन और पुलिस कमज़ोर नहीं है, लेकिन कमज़ोर है उनकी सोच, जो पैसे के बल पे बिक जाते हैं। जो उनकी इच्छा शक्ति है वो पैसे के चलते बिक जाती है। लेकिन अब अगर जहाँ तक कानून की बात है तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आज की बहू बेटियाँ जब अपने घर की चार दीवारी के अंदर सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर कैसे सुरक्षित रहेंगी। अब घर में कौन सा कानून आके उनकी सुरक्षा करेगा? क्यों? कई बार ऐसा न्यूज़ में पढ़ा गया है, देखा गया है कि बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप कर दिया, भाई ने अपनी चचेरी बहन या खुद की बहन के साथ रेप कर दिया। तो भाई बहन के साथ रेप क्यों कर रहा है? पिता अपनी पुत्री के साथ रेप क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है कि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। इतनी कामना वासना उसके सर पे चढ़ करके काल रूप में मंडरा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो हमको नज़र आता है वो यही है कि अपनी मेंटालिटी, मानसिकता को ज़रूर चेंज करना है। बिना मानसिकता को चेंज किए कि कोई भी बच्ची हो या लड़की हो वो सिर्फ हमारी हवस का शिकार बनने के लिए नहीं जन्म पाई है। उसकी भी कुछ इज्जत है, उसकी भी कुछ मान मर्यादा है, उसके भी कुछ राइट्स हैं, उसके भी कुछ कर्तव्य हैं, उसके भी कुछ अधिकार हैं। जब ये भावना हमारे मन में आएगी, ये विचार हमारे मन में आएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसे केसेस कम होते चले जाएंगे। लेकिन आज कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे थे ना, तो कानून व्यवस्था में ही अगर देखा जाए तो बलात्कार को आज धर्म और मजहब से भी जोड़ दिया गया है कि इस मजहब के हो, इस धर्म के हो तो दूसरे धर्म की लड़कियों को ले आओ, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाओ, मौज करो और उनकी बेइज्जती करो। ऐसा आज बना दिया गया है। और जो ये बड़े बड़े पॉलिटिक्स लीडर हैं, अब मैं किसी भी पार्टी के नेता का नाम लेकर के उनको एक्सपोज नहीं करूँगा, लेकिन अगर कभी मौका मिला तो सबका काला चिट्ठा मैं ओपन करूँगा। ऐसे ऐसे तुच्छ नेता हैं हमारे आज इंडिया में कि जो लोग कहते हैं अरे रेप की घटनाएं तो होती रहती हैं। अगर एक स्त्री के साथ 4 लोग रेप कर लिए तो क्या हुआ? ऐसे ऐसे लीडर्स जिनको हमने वोट दे करके चुना है कंट्री के, अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते घूमते हैं कि अरे बच्चे हैं, हो ही गया तो क्या हो। क्यों हो गया? तुम्हारी बेटी के साथ कोई कर ले तुमको अच्छा लगेगा क्या? तुम्हारी बहू और औरत के साथ कोई करे तुमको अच्छा लगेगा क्या? जो रूल्स, जो रेगुलेशंस हम किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो सारी बातें हमको खुद के ऊपर अप्लाई करके देखनी चाहिए कि कितनी सच्चाई है इसमें। तो रेप के केसेस जो हैं वो ऐसे ही इंक्रीज होते जाते हैं। इसको हमको कम करना है। यदि महिलाएं खुद सावधान रहें ना तो इन सब से वो बच सकती हैं।
हम मानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन महिलाओं को खुद से भी अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। अभी हाल में ही एक घटना घटित हुई थी कि जब महिला डॉक्टर की एक स्कूटी पंचर हो गई थी तो उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया और उसके बाद उसके घर वालों ने कहा कि वह टोल के पास चली जाए और अंधेरे में अकेले ना रहे। तो महिला डॉक्टर नहीं गई। यदि वह टोल के पास जाती तो ऐसी घटना ना घटित होती। तो हमको खुद भी सचेत रहना है। मुंबई की एक क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हैं सोनाली गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि रेपिस्ट अपनी काम उत्तेजना को कंट्रोल नहीं कर पाते, ना ही वे इसे कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए रेप बदला लेने का माध्यम भी बन जाता है। तो जो मैन के अंदर सेक्स करने की जो उत्तेजना जाहिर होती है, जो प्रकट होती है, उसको काबू नहीं कर पाते हैं। जो भी उनके इमोशंस रहते हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसी भावना उत्पन्न क्यों होती है? जैसा कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है और बहुत सारे लोगों से इनपुट भी लिया, तो उन्होंने क्या कहा कि लड़कियां जो ये छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं ना, इसके चलते और ज़्यादा रेप होते हैं। अब छोटे कपड़ों की तुलना क्यों कर रहे हो? अरे वो छोटे कपड़े पहन रही हैं या बड़े कपड़े पहन रही हैं, उससे क्या लेना देना है? हम उनको किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये ज़रूरत की बात है। बात इस पे आकर के रुकती है कि हमारा देखने का नज़रिया लड़कियों को कैसा है। उसी जगह पर अगर तुम्हारी बहन हो या खुद की बेटी हो और छोटे छोटे कपड़े पहनी हो, तो क्या आपका नज़रिया भी उसके प्रति वैसा ही रहेगा? नहीं रहेगा ना। लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आज तो ऐसे भी केसेस, अभी जैसा कि इसके पहले मैंने बताया भी कि बहन भाई के साथ कर लिया, पिता बेटी के साथ कर लिया रेप। तो लोगों की मानसिकता जो है ये चेंज हो गई है कि लड़कियां अंग प्रदर्शन करती हैं, इसके चलते उनका ज़्यादा रेप होता है। तो कहीं ना कहीं है इसमें लड़कियों की कमी, कुछ ना कुछ कमियां तो हैं। तो लड़कियों को खुद से भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हम उसके हिसाब से ही रहें, ना कि हम पाश्चात्य देशों की संस्कृति को, कल्चर को यहाँ ले आएं। ये सारे संस्कार उनको बचपन से ही दिए जाने चाहिए कि तुमको कैसे रहना है, किस परिवेश में रहना है, क्या करना है, कैसे कहाँ आना जाना है। ये सब संस्कार उनको बचपन से ही दिया जाना चाहिए। और जो समाज में एक ये बुनियादी बात बन चुकी है कि स्त्री एक वस्तु है, एक चीज़ है जिस पर आप कब्जा कर सकते हैं। तो ये सारी मेंटालिटी हमको चेंज करनी पड़ेगी। इसके लिए पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। पेरेंट्स को ये बातें अपने बच्चों को समझानी पड़ेंगी, जो ये अपने बच्चों को कमज़ोर करते हैं कि तुम तो बेटी हो, तुमको किसी दूसरे के घर जाना है, तुम घर से बाहर मत निकला करो। अरे अपनी बेटियों को समझाओ, अपनी बहनों को समझाओ, अपनी बच्चियों को समझाओ कि तुम निर्बल नहीं हो। स्त्री निर्बल नहीं है, स्त्री सबल है। तुम्हारे अंदर वो सारे गुण विद्यमान हैं जो गार्गी, मैत्री, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियां हुआ करती थीं, जो पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ किया करती थीं। रानी लक्ष्मीबाई जैसा तुमको बनना है। अगर हम आध्यात्मिक स्तर की बात करें तो आध्यात्मिक स्तर पर भी कहीं भी स्त्रियों को नीचा नहीं दिखाया गया है। वहाँ पर भी स्त्रियों को समानता का ही अधिकार दिया गया है। लेकिन आज हमारे समाज में स्त्रियों को समानता का अधिकार नहीं दिया जाता है। अब अध्यात्म में कैसे समानता का अधिकार दिया गया है? सभी आराध्य के पहले उनकी देवी का, उनकी पत्नी का नाम लिया जाता है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिया जाता है तो सीता राम कहा जाता है, माता सीता जी का नाम सबसे पहले। भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो राधा कृष्ण कहा जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का जब नाम लिया जाता है तो लक्ष्मी नारायण कहा जाता है।
क्यों? कहीं ये नहीं दिखाया गया, कहीं ये नहीं बताया गया कि हमारी मानसिक यानी कि स्त्रियां पुरुषों से पीछे हैं या इनको इक्वलिटी नहीं है, इनको समानता का अधिकार नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। लेकिन आज का आधुनिक समाज जो ऐसा जहर घोल रहा है समाज में, इसी के चलते ये ज़्यादा रेप की केसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि हम लड़कियों को समानता का अधिकार नहीं दे रहे हैं, उनकी हम पेरेंटिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उनको जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज नहीं दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे ले जा रहे हैं। ये भी रेप बढ़ने में एक कारण है। और चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको हमको ये पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसके ऊपर हम ध्यान दें, उसको समझाएं, उसको बताएं, उसको सेक्स एजुकेशन का नॉलेज होना चाहिए कि सेक्स है क्या। कोई भी हो, लड़का यदि लड़की के किसी भी अंग को कहीं टच करता है तो बैड टच और गुड टच है क्या, इसको बताना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी भी लड़की को या लड़कियों को ये सारी बातें सेक्स एजुकेशन की नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, तब तक वो कुछ जानेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं और गलत काम करता ही जाएगा। और दिन ब दिन ऐसी घटनाएं हम लोग सुनते जाएंगे और बढ़ती जाएंगी। अभी मैंने एक विज्ञापन पढ़ा था, मतलब एक न्यूज़पेपर में रीड किया था कि एक लड़का एक विज्ञापन देखा और उसमें सेक्स से रिलेटेड सारी बातें लिखी हुई थी। तो अब वही सेक्स से रिलेटेड जो बातें उसमें लिखी हुई थी उसको उसने प्रैक्टिकल करना चाहा, और वो प्रैक्टिकल किसी और के साथ नहीं, अपनी सिस्टर के साथ ही करने लगा। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट बहुत बुरा हुआ। आए दिन वो प्रेग्नेंट हो गई और उसमें बदनामी किसकी हुई? अब पेरेंट्स कहें तो कहें क्या, और उस सिस्टर होने के नाते ना तो अपनी माँ से बता पाई, ना तो पिता से बता पाई कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, जबकि उसकी सिस्टर को भी ये नॉलेज नहीं थी आखिर ये प्रेगनेंसी क्या होती है, सेक्स क्या होता है, हमको इससे कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें उसको पता ही नहीं थी। तो जब तक हम अपने बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं देंगे, नहीं समझाएंगे, तो इसके तरफ वो बढ़ते जाएंगे। और जब उनको नॉलेज रहेगा कि अगर तुम्हारे किसी भी अंग को कोई भी लड़का टच करता है, तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ और उसको थप्पड़ मारो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और यदि कोई ऐसा तुम्हारे साथ करने आता है तो उसका विरोध करो। जब ये सारी बातें उसके नॉलेज में रहेगी तो कभी भी वो इसके तरफ नहीं बढ़ेगी। हमारे देश में महिलाओं को इंसान समझने के लिए लोग कितना वक्त लगाएंगे ये तो नहीं पता है, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश तो दे ही सकते हैं ताकि वे महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को एक अपनी काम वासना को तृप्त करने की, अपनी हवस को शांत करने का एक माध्यम, एक वस्तु ना समझें। उन्हें सही समय पर सेक्स एजुकेशन दें। आज ये जो शर्म, यहाँ एक टॉपिक और आता है कि पेरेंट्स ये समझते हैं, ये सोचते हैं, शर्म फील करते हैं, अरे हम कैसे अपनी बिटिया अपने बेटों को कैसे हम समझा दें कि सेक्स क्या होता है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, शर्म महसूस करते हैं। और यही शर्म, उस समय की शर्म आगे चल करके बहुत बड़ी शर्म बन जाती है। इसलिए उस शर्म को नेग्लेक्ट करिए, शर्म को दूर भगाइए और उनको सही एजुकेशन दीजिए, सही बातें समझाइए। सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को गुड और बैड टच का मतलब समझाएं और उन्हें आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करें, चुप रहने को नहीं। कोई भी लड़की के साथ कोई भी लड़का गलत कर दिया, वो आकर के बताती है चुप रहो नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे क्या कि इनकी बिटिया ऐसे ही है। सबसे पहले वो अपनी लड़की के ऊपर ही यानी कि बैड थिंकिंग रखने लगते हैं कि ये भी कैरेक्टरलेस हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उनको समर्थन करना है, उनकी आवाज़ को और बुलंद करना है कि बिटिया तुम कमज़ोर नहीं हो,
तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो एक पुरुष के अंदर समाहित हैं। तुमको दोनों को बराबर का अधिकार है, तुम उनसे डट करके मुकाबला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक हम ये सारी बातें, ऐसे प्रेरणादायी विचार, ऐसे प्रोत्साहन उनको नहीं देंगे तो ऐसे रेप की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती रहेंगी। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि बलात्कार से बचने के तरीके, बलात्कार से लड़कियां अपने आप को कैसे बचाएं। सबसे पहले आप अपने पर्स में हमेशा, अगर कहीं घर से बाहर निकलती हैं आप सभी, तो एक मिर्च का पाउडर रख लीजिए और ब्लेड रख लें। आजकल मिर्च का स्प्रे भी बाज़ार में आ गया है। ये सारे, यदि आपके साथ कोई भी लड़का, कोई भी पुरुष या कोई भी वृद्ध व्यक्ति आपके साथ ऐसा कुछ करता है, गलत हरकतें, कहीं गलत कुछ टच करता है, तो आप मिर्च पाउडर उसकी आंख में झोंक दो, ब्लेड ली रहो, कहीं ना कहीं उस ब्लेड मार दो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उस समय तुम अपनी रक्षा करो। दूसरी बात कि जब भी आप कहीं अकेले, चाहे बस में ट्रैवल कर रही हो, ऑटो में कर रही हो या कार में कर रही, कहीं भी सफ़र करो, तो अगर आपको ड्राइवर पर थोड़ा भी शक होता है या उस व्हीकल्स में जो भी पैसेंजर बैठे हैं उनके ऊपर, आसपास में यदि कोई आपके ऊपर गलत निगाह रख रहा है, मिसकंडक्ट व्यवहार कर रहा है, तो मिसबिहेव कर रहा है, और थोड़ा भी आपको डाउट होता है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में गलती से, यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन में रिंगटोन प्ले कर लो और कान में लगा लो और झूठे ही बातचीत करते रहो, जैसे कि हाँ पापा कैसे हो, कहाँ हो, मम्मी कैसी हो, यानी उसको लगे, जो सामने वाला आपके ऊपर बुरी निगाहें डाल रहा है ना, उसको ये पता चल जाए कि ये घर से बात कर रही है और अगर मैं इसके साथ छेड़छाड़ करूँगा तो फिर पता चल जाएगा। और उसको ये लोकेशन अपने पेरेंट्स को, जैसे आज कल तो एंड्रॉयड मोबाइल है, तो लोकेशन अपने भाई को या पेरेंट्स को शेयर करती रहो आप, और ये बोल दो कि बस मैं बहुत जल्द ही पहुंचने वाली हूँ, थोड़ी दूर और रह गया है। तो ऐसा जब आप बात करती रहोगी ना, झूठे ही सही, किसी को दिखाना है कि हम सेफ हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, तो ऐसे नकल करना। तीसरी बात, अगर कभी कहीं गुंडों के बीच में घिर जाओ तो पुरुष के नाजुक अंग पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार कर दो, और फिर वहां से जैसे ही उस प्रहार करोगी, भाग निकलने का पूरा पूरा मौका मिल जाएगा। चौथी बात, कभी भी गुंडों से बहस मत करना। यदि सिचुएशन ऐसी आती है कि आप गुंडों के बीच में घिर गई हो, तो कभी भी उनसे बहस मत करना, उनके आगे बेचारी बने रहना, लेकिन खुद से डिसअपॉइंट मत होना, निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना अपने मन में, इतना विश्वास रखो अपने ऊपर कि हाँ हम इनका डट कर सामना कर सकते हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि घोर संकट के बीच भी बच निकलने का एक न एक सकरा रास्ता हमेशा रहता है, बस आपको उसी रास्ते की पहचान करनी है। जैसे कहा जाता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो उस समय वही तिनका आपको काम दे देगा। मोबाइल फ़ोन ऑन करके रख दो, और बीच बीच में जब बहस कर रही हो उससे, तो ये यानी कि जब कोई बात कर रही हो उससे, तो लोकेशन का नाम बार बार लेती रहो, किसी अपने जानने पहचानने वाले को फ़ोन कर दो, जिससे कि उसको पता चलता रहे और ये उसको लग जाए कि हाँ हमारी सिस्टर, हमारी बिटिया या हमारी फ्रेंड्स कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसी है जहाँ हमको उसको सेफ से निकालना बहुत ज़रूरी है। अगली बात, आजकल सगे रिश्तों में भी कई तरह की भयावह घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि आजकल तो घर में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए किसी भी रिश्ते के ऊपर ब्लाइंड बिलीव नहीं करना है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट के साथ रेप कर लेते हैं। यानी कि मैं क्या कहूँ कि ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी हो जाती है कि वो छोटी छोटी बच्चियों के अंदर उनको पत्नी जैसा सब कुछ दिखने लगता है, और जबकि शादियाँ हुई रहती हैं तब भी।
तो काम वासना को अपने कंट्रोल करो। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम अपनी इमोशन को हम एक्सप्रेस ही कर दें। हर एक चीज़ का समय होता है, तो समय अनुसार सारा काम अच्छा लगता है। अपना मोबाइल हमेशा रिचार्ज रखिए। अपने कुछ करीबी लोगों को यह बता कर रखो जब कहीं बाहर निकलो कि अगर मैं कभी भी आपके पास फ़ोन करती हूँ और कुछ नहीं बोल पा रही हूँ तो यह समझ जाना कि मैं मुश्किल में हूँ। ये भी एक अचूक उपाय है बलात्कार से बचने का। अगली बात क्या है कि नशा करने वाले फ्रेंड से हमेशा दूरी बनाए रखो और खुद तो कभी नशा मत करो, क्योंकि आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत सारी होप्स हैं। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत सारे सपने संजो के रखे हैं, तो उनके सपनों को पूरा करो, उनकी आशाओं पर खरे उतरो। इसके लिए नशा ना करो। अगली बात है कि निर्जन, बीहड़ और सुनसान जो इलाके होते हैं या जो आपके हमजोली उम्र के होते हैं उनके साथ जाने से बचो, क्योंकि आजकल चारों तरफ देखो तो माहौल बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है। ये सारे केसेस जो रेप के आ रहे हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले ही सुना कि 7 साल की लड़की थी और उसके पास का एक युवक था, कम से कम 25-26 साल का रहा होगा। 8-9 महीने से उसके साथ लगातार रेप कर रहा था। अचानक जब उसके पेट में दर्द हुआ और उसके पेरेंट्स उसको लेकर के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए, हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स को बताया कि आपकी बिटिया प्रेग्नेंट है। अब सोचो उन पेरेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी कि वो इतने दिन से बिटिया उनके संपर्क में है रेप करने वाले के, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से खुल करके कभी कुछ शेयर नहीं किया। अब वहाँ एक मजबूरी ये भी हो सकती थी कि मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करूँगी तो मेरे पेरेंट्स कुछ एक्शन नहीं लेंगे। तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, बट मेरा आप सभी बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यदि ऐसी कोई भी घटनाएं आप लोगों के साथ घटित हो रही हैं या होती हैं, आप निसंकोच अपने पेरेंट्स को बताओ। नहीं सुनते हैं, किसी अपने रिलेशन वाले को बताओ, क्योंकि अभी की बेइज्जती ठीक है, लेकिन बात की बेइज्जती, बात की शर्मिंदगी महसूस जो करोगी वो ठीक नहीं है। पुलिस स्टेशन जा कर के इन्फॉर्म करो कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मेरे पेरेंट्स नहीं सुन रहे हैं, तो पुलिस ज़रूर उस पर एक्शन लेगी, क्योंकि आपका जीवन अमूल्य है। किसी दूसरे के चलते आप अपना जीवन नष्ट मत करना। तो ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखना है। और अगली बात यह है कि हम अपने उम्र के मित्रों को SMS, फेसबुक या अन्य किसी माध्यम से सीमा से अधिक मजाक करने की अनुमति ना दें। सोशल मीडिया से उतने ही आप लोग टच में रहिए जितना ज़रूरी है। और मेरा तो उन पेरेंट्स से भी आग्रह है कि अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें, कम से कम क्लास 12 तक, और यदि दें तो हमेशा उसकी मॉनिटरिंग करते रहें। यदि आपका बेटा या बेटी कहीं घर से दूर रह करके एजुकेशन लेता है तो आप उसकी सारी एक्टिविटी पे मॉनिटरिंग करते रहें। क्या पढ़ रहे हो, जो मैं पैसा दे रहा हूँ उसका यूज कहाँ कर रहे हो, यानी फुल फ्रीडम नहीं देना है, चाहे वो बिटिया हो चाहे बेटवा हो। अगर बेटी बेटे को इक्वल रखना है तो दोनों में समानता देखनी है, तो किसी को फ्रीडम नहीं देना है, सबको इक्वल ही फ्रीडम देना है। फुल फ्रीडम आप मोबाइल हाथ में दे दिए, अब मोबाइल से पोर्न वीडियो हो सकता हो देख रहा हो सकता है मूवी ही देख रहा हो। और आजकल रेप में बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा महत्व है। बॉलीवुड की ही एक स्टार हैं सनी लियोनी। सनी लियोनी को बलात्कार शब्द मजाक लगता है। वो अपने अंग का प्रदर्शन ऐसे करती हैं जैसे उन्होंने अपने अंगों को तो कमाने का साधन बना लिया है। तो ये बॉलीवुड भी
अश्लील फिल्में जो हैं इनसे भी बचना है। अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान लगाओ। आपका लक्ष्य पोर्न मूवी देखना नहीं, आपका लक्ष्य अश्लील वीडियो अश्लील मूवी देखना नहीं है, आपका लक्ष्य बॉलीवुड मूवी देखना नहीं है। आपका लक्ष्य तो अभी किताबों में छिपा हुआ है। तो वही जो लक्ष्य आपका किताबों में छिपा हुआ है, आपकी जो लाइफ किताबों में है, उसी लाइफ को निखारना है। और वही काम आज IAS पॉइंट कर रही है आप लोगों के लिए। शिक्षा प्रदान कर रही है, आप लोगों को सही मार्गदर्शन दे रही है, आप सभी को मोटिवेट कर रही है। यही काम उन पेरेंट्स को भी करना है। अपने बच्चों को हमेशा मॉनिटर करते रहना है, मॉनिटरिंग करनी है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहीं गलत हरकत तो नहीं कर रही है, कहीं गलत लत तो नहीं लग गई है, गलत लोगों के कांटेक्ट में भी तो नहीं आ गया है। तो ये सब पेरेंट्स को भी ध्यान देना है। अगला टॉपिक जो है मेरा बताने का वो है वस्त्र। वस्त्र शरीर को ढकने के लिए होता है, ना कि शरीर को दिखाने के लिए। लेकिन आजकल कुछ ऐसा ही ज़्यादा हो रहा है। मैं मानता हूँ आप लोग मॉडर्न युग के हो, तो इतना भी मॉडर्न मत हो जाओ कि अपनी कल्चर ही भूल जाओ। इंडिया की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो आज पूरी दुनिया उसको फॉलो करने के लिए अग्रसित हो रही है। तो संस्कृतियों पर भी, संस्कारों पर भी ध्यान दो। ये संस्कृतियां, ये संस्कार कौन सिखाएगा? पेरेंट्स सिखाएंगे, फैमिली सिखाएगी। ये सब सीखिए। यह अच्छी बात है कि आप लोग सभ्य और शालीन तरीके से समाज में अपने आप को प्रस्तुत करो और अच्छे से अच्छा बनो। तो ये सारे उपाय थे। किसी भी लड़की को बलात्कार की स्थिति में यदि वो आ गई है तो कैसे उससे बचा जाए। अब हम आपको बताते हैं बलात्कार के निवारण, इसके उपाय कौन कौन से हैं। देश में नैतिक शिक्षा और लड़कियों के लिए आत्मरक्षा अनिवार्य करना होगा यदि बलात्कार जैसी घटनाओं से बचना है तो। अब नैतिक शिक्षा क्या है? नैतिक शिक्षा को जो हमारे नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराती है, जो हमारे संस्कार के, हमारे संस्कृति का ज्ञान कराती है, इसको नर्सरी क्लास से ही लेकर के हायर क्लास तक, उच्च शिक्षा तक शामिल किया जाए और इसकी अनिवार्यता पर और प्रैक्टिकल पर बल दिया जाए। इसके लिए कम से कम 10 दिन तक नैतिक शिक्षा का प्रयोगात्मक प्रयोग होना चाहिए। जैसे बुजुर्गों की सेवा करने से क्या होता है, दीन दुखियों की, दुखियारों की मदद कैसे करना है, गरीबों की सेवा कैसे करनी है, ये सब परीक्षा में शामिल किए जाएं जो प्रयोगात्मक हो। और हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए, हमारे आचरण कैसे होने चाहिए, हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। दूसरा जो है, प्रेम में धोखाधड़ी को एक अपराध मानकर पीड़ित को न्याय पाने के लिए कानून हो, भले ही उसमें सजा का कम प्रावधान हो, परंतु दंड होना जरूर चाहिए। वास्तव में हम लोग भावनात्मक धोखे को नज़रअंदाज करते हैं, तो इसके लिए भी एक कानून होना चाहिए। जातीय दबंगई और राजनीति पर लगाम लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपराध दबंगों के कारण से ही होते हैं। और जब बात ये आती है कि दबंगों को कैसे समाप्त किया जाए, तो वहाँ पर पॉलिटिक्स हो जाती है। महिला सुरक्षा को सशक्त करने हेतु दहेज प्रथा, धर्मों के आधार पर दोहरे कानून की प्रथा, भ्रूण हत्या, जैसे अभी आज का तो टेक्नोलॉजी का युग है, तो कोई भी बेटी नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों के मन में ये मानसिकता आ गई है कि बिटिया होगी उसकी हम शादी करेंगे तो पैसा लगेगा, और बेटा होगा तो हम उसकी शादी करेंगे तो हमको दहेज मिलेगा, धन मिलेगा। तो प्रेगनेंसी में ही ये टेस्ट करवाया और पता चला, रिपोर्ट जब आई कि गर्भ में बेटी है, तो अबॉर्शन करा दिए। तो भ्रूण हत्या, यही है भ्रूण हत्या। इस पे क्या होना चाहिए? लगाम लगना चाहिए।
तभी हमारा जो सेक्स रेशियो है वो इक्वल हो पाएगा। अदरवाइज लड़कों की संख्या ज़्यादा होती जाएगी और लड़कियों की संख्या कम होती जाएगी। और समय समय पर चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों को एजुकेट करिए, दोनों को अच्छे से समझाइए कि करना क्या है, महिलाओं की रिस्पेक्ट कैसी करनी चाहिए। जो भी बहनें हैं, जो भी महिलाएं हैं, तुम्हारी भी बहनें हैं, तुम्हारी भी महिलाएं हैं, इनका सम्मान कैसे करना है, ये सब उनको अच्छे से सिखाना है और समय अनुसार उनकी सारी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए उसको पूरा करते रहना है। अगला, आज हम लोग सुनते हैं कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में पुलिस रिपोर्ट लिखने में देरी करती है। तो इसका बड़ा ही सीधा और सरल उपाय है कि महिला संबंधी केसों की रिपोर्ट लिखने का अधिकार पुलिस से हटा ही लेना चाहिए। एक ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जाए जिसमें फ्री में ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा दी जाए और उसी के अनुसार रिपोर्ट लिखा जाए। थाने में उचित धारा में रिपोर्ट कर सकें, इसके लिए रिपोर्टिंग की हेल्पलाइन भी डेवलप की जाए। जैसे शहर, जिला, प्रदेश सेलेक्ट करने के साथ रिपोर्ट किस धारा में लिखनी है उसकी सुविधा उसमें लिखा जाए। यानी कि ऐसे ऐसे उसके इन्वेंशन किए जाएं जिसके चलते ये सब हो सके। और रेप के केस में जैसे अभी तो पॉक्सो एक्ट का अध्यादेश लागू कर दिया गया है, तो इसके तहत अब जो भी नाबालिगों से रेप करेगा उसको तो तुरंत फांसी की सज़ा है। 2 महीने के अंदर अंदर सारे केस की जांच करनी पड़ेगी और 6 महीने के अंदर उस केस को निपटाना पड़ेगा। और जो महिलाएं गलत रिपोर्टिंग भी करती हैं पुरुषों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई महिला किसी क्षेत्र में अकेले या दुकेली फंस जाती है और कहीं अनहोनी हो और उसकी आशंका प्रबल हो कि हाँ अनहोनी हो सकती है, तो सहायता के लिए 100 नंबर की तर्ज पर पूरे देश में हेल्पलाइन नंबर हो। जैसे किसी किसी स्टेट में है, यूपी में जैसे 1090 है, तो इस पे कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा है। तो इन सारे उपायों से हम रेप जैसी घटनाओं से बच सकते हैं। सबसे मोस्ट मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसके लिए अपनी मानसिकता को बदलना है, अपने गोल पर, अपने एम पर ध्यान देना है और पेरेंट्स को अपने बच्चियों को कमज़ोर नहीं, उनको सबल बनाना है, दुर्बल नहीं बनाना है। लड़के और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, दोनों इक्वल हैं, दोनों समान हैं। सेक्स एजुकेशन के बारे में उनको नॉलेज दीजिए, शर्म मत करिए, खूब अच्छे से समझाइए। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ये सारी बातें उनको अच्छे से समझाइए। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सभी के लिए आप सभी देखने वालों के लिए काफ़ी यूजफुल सिद्ध होगी। IAS पॉइंट टीम का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि आप सभी को इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक वीडियो ही प्रदान कराया जा सके, जिससे कि आप लोगों की ज्ञान वृद्धि हो सके, आप लोग मोटिवेट हो सकें, आप लोग अपने एम को गेन कर सकें। इसके लिए IAS पॉइंट पूरी तरीके से समर्पित है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के अदर मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे ऐसे ही रोचक तथ्य को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए, खूब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अध्ययन करते रहिए। IAS पॉइंट आपके साथ है, सफलता आपके कदमों में होगी। धन्यवाद।